त्रिपाठी, सहायक आचार्य बीएड विभाग, साकेत गर्ल्स पीजी कॉलेज दहिला प्रतापगढ़। आप सभी व्यूअर्स का साकेत ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने परिचर्चा की थी कि अभिक्रमित अनुदेशन क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था और अभिक्रमित अनुदेशन संबंधी कुछ जो आधारभूत तथ्य या मान्यताएं हैं उनके बारे में भी हम आप लोगों ने परिचर्चा की थी। उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोग अध्ययन करेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं। अभिक्रमित अनुदेशन अर्थात अनुदेशन का अभिक्रम बनाते समय हम लोग किन किन सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं या इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके जिससे एक प्रभावशाली अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण संभव हो। इसी क्रम में हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यह बताना चाहेंगे कि अभिक्रमित अनुदेशन के कई सिद्धांत हैं, एकाधिक सिद्धांत हैं और ये सारे सिद्धांत बहुत ही महत्व के हैं। अगर एक भी सिद्धांत की उपेक्षा हुई तो वास्तव में अभिक्रमित अनुदेशन की जो प्रभावशीलता है वह कम हो सकती है, फिर अभिक्रमित अनुदेशन उतना प्रभावशाली नहीं बचेगा। कहने का अभिप्राय यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन के ये सिद्धांत इस बात की सूचना देते हैं, इस बात को स्पष्ट करते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण कैसे होता है। अगर इन सिद्धांतों को समझ लिया जाए तो अभिक्रमित अनुदेशन में किन किन पदों को कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करते हैं उनके बारे में सरलता से जान जाएंगे। तो अब देर न करते हुए अभिक्रमित अनुदेशन के पहले सिद्धांत के बारे में जानने का प्रयास करते हैं और पहला सिद्धांत है लघु पद का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है लघु पद का सिद्धांत। यह सिद्धांत इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जब अभिक्रमित अनुदेशन निर्मित किया जाता है तो संपूर्ण विषय वस्तु का विश्लेषण करके, संपूर्ण विषय वस्तु का अध्ययन करके, संपूर्ण विषय वस्तु की विवेचना करके हम उसको छोटे छोटे अंशों में क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, बांट लेते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, फ्रेम कहा जाता है। तकनीकी भाषा में फ्रेम कहा जाता है अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों या खंडों में विभाजित कर लिया जाता है। तदोपरांत जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको एक निश्चित अनुक्रम में सजा दिया जाता है और बारी बारी से वह छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे छात्र सरलता पूर्वक उन पदों में निहित विषय वस्तु को सरलता से अधिगमित कर लेते हैं। यही है अभिक्रमित अनुदेशन का लघु पद का सिद्धांत। यह लघु पद का सिद्धांत यह इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि जो भी विषय वस्तु छात्रों के समक्ष प्रेजेंट या प्रस्तुत की जानी है उस संपूर्ण विषय वस्तु को पहले क्या करना है, छोटे छोटे अंशों या खंडों में विभाजित कर लेना है और विभाजित करने के बाद एक एक पद या एक एक खंड बारी बारी से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे, जिससे कि छात्र सरलता पूर्वक संपूर्ण विषय वस्तु को अधिगमित कर ले। ये तो पहला सिद्धांत हो गया। दूसरा सिद्धांत है
पोषण का सिद्धांत। अभिक्रमिक अनुदेशन का दूसरा सिद्धांत है पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण के सिद्धांत का यहां निहितार्थ या अभिप्राय है कि छात्र जो कुछ सीखता है, जो कुछ सीखता एवं समझता है, उसके बारे में, उसके परिणाम के बारे में उसे तत्काल पता चल जाता है कि उसने, भाई अगर मान लीजिए कोई प्रश्न है पद के रूप में, तो उस प्रश्न का उत्तर उसे, उस प्रश्न का उत्तर जब वह देता है तो उसे तत्काल यह पता चल जाता है कि उसने उत्तर सही दिया या गलत दिया। चूंकि जो तात्कालिक परिणाम की जानकारी होती है वह फीडबैक का काम करती है, पृष्ठ पोषण का काम करती है। कहने का मतलब यह है कि वह अगले प्रश्न का उत्तर देने हेतु एक भूमिका या बैकग्राउंड बना देती है, जिससे कि अगले प्रश्न का उत्तर भी बहुत ही सरलता, सहजता और रुचिपूर्वक छात्र देने का प्रयास करता है। यह है अभिक्रमिक अनुदेशन का पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। कहने का अभिप्राय है कि परिणामों की जो जानकारी हमें तत्काल हो जाती है अभिक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत, वह तत्काल परिणामों की जानकारी छात्र के लिए पृष्ठ पोषण का कार्य करती है। कहने का मतलब वह है कि वह अगले पद पर जाने के लिए, अगले फ्रेम पर जाने के लिए एक बैकग्राउंड देता है। कौन? परिणामों की तात्कालिक जानकारी। यही है अभिक्रमिक अनुदेशन का पृष्ठ पोषण का सिद्धांत। पृष्ठ पोषण अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है अधिगम के क्षेत्र में। पुनर्बलन और पृष्ठ पोषण दोनों की अपार महिमा है, अपार महत्व है। अब तीसरा है सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो है सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत। सक्रिय प्रतिक्रिया का सिद्धांत इस तथ्य को स्पष्ट करता है कि अभिक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत जो लर्नर होता है, हमारा जो अधिगमी होता है, सीखने वाला होता है, वो सक्रिय भूमिका में होता है, ना कि निष्क्रिय भूमिका में होता है। अब सक्रिय भूमिका, निष्क्रिय भूमिका का मतलब यह है, जैसे सपोज दें कोई टीचर आपको लेक्चर मेथड से पढ़ा रहा है, आपको शिक्षण की शास्त्रीय विधि से शिक्षण कार्य कर रहा है, तो अब लेक्चर मेथड में आप देखिए कि जो स्टूडेंट होते हैं वो एक श्रोता के रूप में बैठे रहते हैं। कहने का मतलब उनमें सक्रियता काफी न्यून मात्रा में होती है, या यूं कहिए कि वो सक्रिय होते ही नहीं बल्कि निष्क्रिय श्रोता के रूप में बैठ करके सारी बातों को 180 अंश पर लेते रहते हैं। यह कंडीशन अभिक्रमिक अनुदेशन में नहीं। अभिक्रमिक अनुदेशन में जो हमारा लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, अधिगमी जो होता है, वो सक्रिय भूमिका में होता है। वो जब तक सक्रिय रहेगा तब तक सीखेगा, और जैसे ही वह निष्क्रिय होगा सीखना बंद कर देगा, अर्थात कि वह अगले फ्रेम पर जाएगा ही नहीं, अगले पद पर जाएगा ही नहीं, पढ़ेगा ही नहीं आगे। तो यह तीसरा सिद्धांत इसी तथ्य को ध्वनित करता है, स्पष्ट करता है कि अभिक्रमिक अनुदेशन में लर्नर की भूमिका बहुत ही सक्रिय होती है, और लर्नर सक्रिय रह करके सीखने का कार्य करता है। जो चौथा सिद्धांत है वो अत्यंत महत्व का है, वह है स्वगति का सिद्धांत। स्वगति का सिद्धांत, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, स्व माने अपनी गति, अपनी
गति, इसमें किसी प्रकार का कोई बाह्य दबाव या तनाव नहीं होता। छात्र अपनी यति गति से, छात्र की सीखने की जितनी गति है उस गति से वह सीखता, न कि किसी भय आदि कारण से। उसे डरा धमका करके नहीं सिखाया जाता है। उसमें सीखने की जितनी क्षमता है, जितनी गति है, सीखने के प्रति उसकी जितनी रुचि है, उसी के अकॉर्डिंग वह सीखते हुए आगे चलता है। इसे ही कहा जाता है स्वगति का सिद्धांत, यानी अपने गति के अकॉर्डिंग, अपने गति के हिसाब से सीखना। यह भी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुक्रमिक अनुदेशन के अंतर्गत देखा जाता है, अर्थात इसमें स्वगत संबंधी बात निहित होती है। पांचवा सिद्धांत है अधिगमकर्ता का परीक्षण सिद्धांत। अधिगमकर्ता का परीक्षण सिद्धांत। इस सिद्धांत का अभिप्राय हमने किया है कि इसमें अधिगमकर्ता का जो परीक्षण होता है वो सतत या अनवरत होता चलता है। परीक्षण का कार्य पेंडिंग में नहीं रहता कि जब पूरा सीख लेंगे तब परीक्षण होगा, नहीं। वह अपने स्वगत के हिसाब से जितना सीखता है उसके द्वारा सीखी गई मात्रा का परीक्षण भी त्वरित होता चलता है, अर्थात स्टेप बाय स्टेप, फ्रेम बाय फ्रेम छात्र का मूल्यांकन होता रहता है और उस मूल्यांकन के फलस्वरूप उसे परिणामों की जानकारी मिलती रहती है और वह परिणामों की जानकारी उसे पृष्ठपोषण या प्रेरित करने का कार्य करती है। इससे छात्र जो है सीखने के लिए उत्प्रेरित होता रहता है, प्रेरित होता रहता है। तो यह अभिक्रमित अनुदेशन के कुछ सिद्धांत हैं। इन सिद्धांतों को आप अनिवार्यतः स्मरित रखिएगा क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी प्रश्न पत्र अगर निर्मित होता है या किसी बहुविकल्पी परीक्षा में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो भाई 4 सिद्धांत दे दिया, 3 दे दिया और कोई एक सिद्धांत नहीं देगा और आपसे पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, या 3 सिद्धांत नहीं वाला दे देगा और एक सिद्धांत जो है उसको देकर के पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत है। अब अगर इन 5 सिद्धांतों के बारे में आपको स्पष्ट जानकारी होगी तो आप सरलता पूर्वक अपने प्रश्न का सही उत्तर चयन कर लेंगे, अन्यथा तो फिर तुक्का अंतिम आश्रय के रूप में बचता है, ठीक है, जिसमें 75% प्रोबेबिलिटी गलत होने की होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में, लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में भी इन सिद्धांतों को पूछा जा सकता है। आप बीएड की छात्राध्यापकों और छात्राध्यापकों के लिए भी ये सिद्धांत बहुत महत्व के हैं क्योंकि इससे शॉर्ट टाइप या वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बन जाता है। अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए और काफी सरल है। एक बार अगर आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो चीजें चिर स्मरित रहेंगी, बहुत दिनों तक याद आप उसको रख पाएंगे। तो ये कुछ सिद्धांत हैं जिसमें लगभग का, पृष्ठपोषण का, सक्रिय का, स्वगत का और परीक्षण का, ये इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और जो अब इस प्रकरण के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, वह है अभिक्रमित अनुदेशन कैसे निर्मित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। एक शिक्षक को इस बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए कि वह अभिक्रमित अनुदेशन को
कैसे निर्मित करे, क्योंकि अगर वह अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण भली भांति नहीं कर पाता तो निश्चित मान करके चलिए कि वह अभिक्रमित अनुदेशन विधि से पढ़ा भी नहीं सकता। जबकि आपको हमने शुरू में ही बता दिया था कि यह अत्यंत इंडिविजुअल या साइकोलॉजिकल मेथोडोलॉजी के रूप में भी हमारे सामने आता है। ठीक, तो अब अगली हेडिंग या अगला पड़ाव हमारा जो है वह है अभिक्रमित अनुदेशन की रचना। अभिक्रमित अनुदेशन की रचना कि किस प्रकार अभिक्रमित अनुदेशन का निर्माण किया जाता है या अभिक्रमित अनुदेशन के जो अभिक्रम होते हैं, जो विभिन्न फ्रेम होते हैं, उनको कैसे निर्मित किया जाता है। इसमें कुछ पद होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं, उन्हीं के बारे में जानना और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी होता है। उन स्टेप्स के बारे में जान करके अगर उनको फॉलो किया जा रहा है अच्छे से तो निश्चित मान करके चलिए जो हमारा अभिक्रम बनेगा, जो अभिक्रमित अनुदेशन का अभिक्रम बनेगा वो अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली होगा। तो इसमें पहला पद है तैयारी। जो पहला काम करना है वो काम क्या करना है? तैयारी। अब तैयारी में क्या होगा? तैयारी का मतलब यह है कि जो भी विषय वस्तु है, जो भी हमें छात्रों को पढ़ाना है, ठीक है ना, कौन सा शीर्षक चुना जाना है या जो है टॉपिक के अंदर कितने शिक्षण बिंदु होंगे, किस शिक्षण बिंदु में कौन कौन सी बातें छात्रों को बतानी है, समझानी है, किन बातों से, किन शीर्षकों से, किन तथ्यों से, किन फैक्ट से छात्रों को अवगत कराना है, इसकी विधिवत तैयारी कर लेनी चाहिए। अगर हमारी तैयारी उचित नहीं है, हमें विषय वस्तु का विज्ञान नहीं है, हमें शीर्षक का विज्ञान नहीं है, हमें उस विषय वस्तु में निहित तथ्यों का विज्ञान नहीं है, तो निश्चित मान करके चलिए कि अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण में समस्या आनी तय है। तो पहला स्टेप क्या है? तैयारी। किस चीज की तैयारी? अभी हमने आपको बताया कि इसमें क्या क्या किया जाता है। दूसरा है अभिक्रम लेखन। अभिक्रम लेखन। जब विषय वस्तु की तैयारी कर ली जाती है, विषय वस्तु के बारे में निर्णय ले लिया जाता है कि हमें कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन कौन से शीर्षक के अंतर्गत पढ़ानी है, किन शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ाना है, ये सब बातें जब क्लियर हो जाती है तब अभिक्रम का लेखन किया जाता है। अर्थात संपूर्ण विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करके, जिसको फ्रेम कहा जाता है, उनका निर्माण किया जाता है। एक एक फ्रेम में संक्षिप्त रूप में जो है सारगर्भित तरीके से विषय वस्तु को सजो दिया जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा है। फिर तीसरा है परीक्षण एवं पुनर्लेखन। तीसरा स्टेप होता है परीक्षण एवं पुनर्लेखन। इसका मतलब यह है कि जब हम अभिक्रम लिख लेते हैं तो उस अभिक्रम का सबसे पहले कुछ छात्रों पर प्रयोग करके देखते हैं, कुछ छात्रों पर अप्लाई करते हैं और उस अभिक्रम के एप्लीकेशन के समय इस तथ्य का विशेष और बारीकी से ध्यान रखा जाता है कि छात्रों को कहां-कहां और कौन-कौन सी समस्याएं आ रही हैं या अभिक्रम लेखन में अभिक्रम के लिखते समय कौन-कौन सी त्रुटियां हुई हैं और कौन-कौन सी बातें छात्रों को बहुत अधिक परेशानी में डाल रही हैं, छात्रों को असुविधा उत्पन्न कर रही है सीखने के लिए। इन सब बातों की जानकारी परीक्षण के माध्यम से होती है और जब उन सब बातों की जानकारी हो जाती है तो जो हमारा
अभिक्रम लेखन होता है उसमें आवश्यकता अनुसार क्या कर लेते हैं, मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, सुधार कर लेते हैं, अर्थात पुनर्लेखन। परीक्षण से हमें अभिक्रम की विश्वसनीयता का भी अभिज्ञान हो जाता है, क्योंकि अगर आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता है कि विश्वसनीयता मापने के लिए परीक्षण और पुनर्परीक्षण तकनीक सबसे बेहतर मानी जाती है। अर्थात बार बार परीक्षण करके हम जो है उसकी विश्वसनीयता का आकलन परिकलन कर सकते हैं। तो हमारा अभिक्रम कितना विश्वसनीय है इसकी जानकारी भी हमें परीक्षण एवं पुनर्लेखन के माध्यम से पता चल जाती है। अब इसमें तो ये तीन हैं, इनको आप ध्यान में रखिएगा कि जब हम अभिक्रमिक अनुदेशन की रचना करते हैं तो इन तीन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। इनको आप पुनः समझ लीजिए। पहला है तैयारी। तैयारी का मतलब संपूर्ण विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करना, उसको विभिन्न शीर्षकों विभिन्न उपखंडों के अंतर्गत संजोना। फिर है अभिक्रम लेखन, उसको विभिन्न पदों में, खंडों में, अंशों में लिखना और पुनः जो लिखा हुआ हमारा अभिक्रम है उसे कुछ छात्रों पर अप्लाई करना और आने वाली समस्याओं के अनुरूप उसमें सुधार करके पुनर्लेखन करना। यह होता है अभिक्रमिक अनुदेशन की रचना, अर्थात इन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अब इसके अंतर्गत, इस टॉपिक के अंतर्गत जो अगला पड़ाव है वह है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, और वह है अभिक्रमिक अनुदेशन के लाभ। अभिक्रमिक अनुदेशन के लाभ। कौन कौन से लाभ हैं अभिक्रमिक अनुदेशन का, महत्व क्या है, लाभ को ध्यान में रख करके ही महत्व का प्रतिपादन भी आप कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला लाभ है वह है व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप। यह शिक्षण या शिक्षण की यह विधि जो अभिक्रमिक अनुदेशन के रूप में विकसित की गई है, यह अत्यंत इंडिविजुअल होती है, वैयक्तिक होती है। क्यों वैयक्तिक होती है? क्योंकि इसमें छात्र अपनी रुचि, अभिक्षमता, योग्यता, यत के अनुरूप सीखता है। ठीक है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें मनोवैज्ञानिकता का पुत्र देन अदर जो सामूहिक विधियां हैं उनकी तुलना में अधिक होता है। इसमें छात्र अपनी रुचि, अभिक्षमता के अनुरूप सीखता है और अपनी व्यक्तित्व का विकास करता है। तो यह पहला महत्व है। दूसरा महत्व है अपनी गति के अनुरूप सीखने में मददगार। अपनी गति के अनुरूप सीखना। कहने का अभिप्राय यह है कि इस विधि में, अर्थात अभिक्रमिक अनुदेशन में, छात्र अपनी गति के अनुरूप सीखता है। उसकी जो क्षमता है उस क्षमता के अनुरूप जो उसकी सीखने की गति निर्धारित होती है, उस गति के ही अनुरूप वह सीखता है। उस पर किसी भी प्रकार का बाह्य दबाव या प्रेशर नहीं होता एक्सटर्नल कि नहीं आपको इतनी गति से सीखना है। तीसरा है इसमें सरलता।
बहुत ही आसानी से या सरलता पूर्वक सीख जाते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारी जटिल विषय वस्तु होती है उस जटिल विषय वस्तु को छोटे छोटे अंशों में विभाजित करके उसका सरलीकरण कर दिया जाता है, जिससे सरलीकृत विषय वस्तु आसानी से छात्र अधिगमित कर लेता है, सीख लेता है। अगला है सीखने में सक्रिय भूमिका। सीखने में सक्रिय भूमिका। अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत अधिगमकर्ता बहुत ही सक्रिय भूमिका में होता है, अर्थात वह सक्रिय रह करके सीखता है, और सक्रिय रह करके सीखना सीखने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप देखें, अगर आपने फिलॉसफी पढ़ा होगा तो उसमें प्रकृतिवाद या प्रयोजनवाद जैसे दर्शन का अध्ययन अवश्य किया होगा, उसमें करके सीखना या सक्रिय रह करके सीखना, इस प्रकार की उक्तियां आती हैं। तो यह सीखना बहुत अच्छा माना जाता है, सक्रिय रह करके, और निष्क्रिय रह करके सीखना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि जब बालक सक्रिय होता है तो उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सक्रिय अवस्था में रहती हैं, जिससे वह भली भांति चीजों को अधिगमित कर लेता है। अगला है इसमें पृष्ठपोषण। प्रत्येक पद पर की गई अनुक्रिया का परिणाम छात्र को या विद्यार्थी को या लर्नर को तत्काल पता चल जाता है, जो उसके लिए पृष्ठपोषण का कार्य करता है, उसके लिए एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है, जिससे सीखने की जो इमारत होती है वो मजबूती से तैयार होती है। ठीक है, तो पृष्ठपोषण अन्य विधियों की तुलना में इस विधि में अधिक मिल जाता है, क्योंकि परिणामों की जानकारी छात्र को तत्काल हो जाती है। फिर इसमें है आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता। आत्मविश्वास या आत्मनिर्भरता। निर्भरता में वृद्धि। इसका मतलब यह है कि अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से सीखने से छात्र में आत्मविश्वास बढ़ता है, छात्र के अंदर आत्मविश्वास पनपता है, और वह आत्मविश्वास उसमें आत्मनिर्भरता के गुणों का संचार करता है। अर्थात यह दो महत्वपूर्ण गुण आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से छात्रों में संचरित होता है। साथ ही इसमें अभ्यास और प्रशिक्षण पर भी विशेष जोर होता है। इसको भी आप एक गुण के रूप में देख सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत छात्र जो है अभ्यास पर ज्यादा जोर देता है, क्योंकि बार बार अभ्यास करने के कारण उसमें सीखने को लेकर के एक प्रशिक्षित या ट्रेंड लर्नर की स्थिति उसमें उत्पन्न हो जाती है, वह ट्रेंड लर्नर के रूप में आ जाता है, बहुत ही प्रशिक्षित अधिगमी के रूप में आता है, वो प्रोफेशनली चीजों को सीखने लगता है। तो यह कुछ लाभ या महत्व है जिनको आप दृष्टिगत रखिएगा, क्योंकि यह भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के क्या लाभ हैं। अब इसमें जो अगला बचता है कि अभिक्रमित अनुदेशन की कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन, इन सीमाओं को, इन लिमिटेशन को आप दोष के रूप में जान सकते हैं, दोष के रूप में, अवगुण के रूप में आप समझ सकते हैं। तो आप हेडिंग यहां चेंज कर लीजिए,
अभिक्रमित अनुदेशन की सीमाएं, लिमिटेशंस, दोष या अवगुण, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो इसमें है जो सबसे पहला दोष, सबसे पहली सीमा है, वह है शिक्षक छात्र का कम संपर्क होना या संपर्क का न होना। इसमें शिक्षक की भूमिका बहुत सक्रिय नहीं होती है, छात्र और शिक्षक का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं हो पाता, जिसकी वजह से सीखने में जो भावात्मक अवयव अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, जो इमोशनल शिक्षक से मिलता है, जो शिक्षक अपने विभिन्न प्रकार के संवेगात्मक उतार चढ़ाव के माध्यम से छात्रों को प्रभावित करते हैं सीखने के लिए, वो चीज यहाँ नहीं हो पाती। यह इस विधि का एक अवगुण या दोष माना जाता है। फिर है इस विधि से ज्ञान की तो प्राप्ति हो सकती है, बट अनुभव की प्राप्ति नहीं हो पाती। ठीक है ना, इसको भी एक दोष के रूप में आप निर्दिष्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति तो संभव है, बट जो है अनुभव नहीं, क्योंकि अनुभव जो होता है उसका सीधा संबंध बोधात्मक स्थिति से होता है, क्योंकि इसमें संज्ञानात्मक विकास तो त्वरित और तीव्र गति से होता है, बट उसका भावात्मक विकास या तो होता नहीं या तो बहुत न्यून मात्रा में होता है। इससे उसके अंदर अनुभवहीनता पनपती है, अर्थात वह अनुभव या एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पाता। तीसरा दोष है, क्योंकि इसमें शिक्षक और छात्र का प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता, बहुत ही यंत्रोक्त या मशीनी अंदाज में सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है, इसलिए कुछ देर बाद या थोड़ी देर बाद छात्र बोरियत महसूस करने लगता है, अर्थात सीखने से उसकी रुचि जो होती है वो कम होने लगती है और अधिगम के क्षेत्र में पठार जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन के माध्यम से सीखने पर सीखने में पठार का आगमन जल्दी हो जाता है, अर्थात सीखने में पठार की स्थिति जल्दी उत्पन्न हो जाती है। अगला है, यह सभी विषयों के लिए समान रूप से महत्व नहीं रखता, खास करके जो हमारे मानविकी विषय हैं, उन मानविकी विषयों को पढ़ाने में यह अभिक्रमित अनुदेशन विधि अधिक प्रभावशाली नहीं सिद्ध होती है। तो यह कुछ दोष हैं, इन दोषों का भी आप अभिज्ञान रखिएगा। एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूं। जैसे पहला दोष क्या है, शिक्षक छात्र में प्रत्यक्ष संपर्क का न होना। दूसरा है ज्ञान प्राप्ति में सहायक किंतु अनुभव प्राप्त करने में कोई भूमिका इसकी नहीं होती है। शिक्षक और छात्र का प्रत्यक्ष संपर्क न होने के कारण चीजें बोरिंग हो जाती है, अर्थात छात्र बोरियत महसूस करने लगते हैं। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है, सामान्य शिक्षक तो अभिक्रम तैयार ही नहीं कर सकते। अब अगर आप अपने इंडिया की कंडीशन में देखें तो हमारे यहाँ इतने विशेषज्ञ है ही नहीं है, तो विशेषज्ञता जो हमारी विशेषज्ञता या विशेषज्ञों का जो अभाव वाली स्थिति है वह अभिक्रमित अनुदेशन के निर्माण में बाधा उत्पन्न करती है। फिर है सभी छात्र और सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी नहीं। तो ये कुछ लिमिटेशन है, कुछ सीमाएं हैं जिनका आपको बारीकी से ध्यान रखना है। अब इस अगला पड़ाव हमारा इस टॉपिक के अंतर्गत जो है वह है अभिक्रमित अनुदेशन का क्षेत्र, अर्थात किन किन क्षेत्रों में अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें है, पहला है शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में।
शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में, अर्थात जो शिक्षक प्रशिक्षण की क्रियाएं होती हैं या शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का, चाहे वो सेवाकालीन हो या सेवा पूर्व हो या सेवा पश्चात, उसमें अभिक्रमिक अनुदेशन का विशेष रोल होता है, विशेष भूमिका होती है। दूसरा है पत्राचार के क्षेत्र, पत्राचार शिक्षा के क्षेत्र में, यहां भी अभिक्रमिक अनुदेशन का विशेष रोल होता है, विशेष भूमिका होती है। तीसरा है अनौपचारिक एवं सतत शिक्षा के क्षेत्र में, अनौपचारिक एवं सतत शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है सैनिक, बैंक या औद्योगिक कर्मचारियों के प्रशिक्षण, या इसको इस तरीके से आप कह सकते हैं कि कर्मचारियों के प्रशिक्षण में। नेक्स्ट है जन शिक्षा तथा स्व शिक्षा के क्षेत्र में, जन शिक्षा तथा स्व शिक्षा के क्षेत्र में, स्व शिक्षा के क्षेत्र में। अगला है प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यह दर्शाते हैं या दिखा रहे हैं कि किन क्षेत्रों में अभिक्रमिक अनुदेशन का महत्वपूर्ण प्रयोग संभव है या कहां प्रभावशाली तरीके से अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रयोग किया जा सकता है। इन्हीं बिंदुओं को आप अभिक्रमिक अनुदेशन के क्षेत्र के रूप में भी दिखा सकते हो, क्योंकि यही वो क्षेत्र है जहां अभिक्रमिक अनुदेशन का प्रभावशाली तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो आज हम यहीं पर अपनी कक्षा को समाप्त घोषित करते हैं और पुनः आपको याद दिला दें कि अभिक्रमिक अनुदेशन संबंधी ये जो महत्वपूर्ण बिंदु आपको समझाए और बताए जा रहे हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। परीक्षा में आने की इनकी प्रत्याशा 100% है, इसलिए प्लीज आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन करके इससे महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट कर लीजिएगा, जिससे कि वो आपको याद हो जाए, स्मृत हो जाए और आप उनका प्रस्तुतिकरण परीक्षा में भी धन्यवाद तरीके से कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर इस टॉपिक पर आपकी कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, हम उत्तर देने का प्रयास करेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें और आप हमसे यूं ही जुड़ें।